Assalamu alaikum dear students. This is unit number 2 of course code 9052, and unit number 2 is concerned with the Indo-European family of language. Indo-European family of languages यानी कि जो Indo-European फैमिली है, इसके अंदर जो जो लैंग्वेजेस आती हैं, जो जो अहम लैंग्वेजेस हैं और उनका जो आपस में रिलेशन है, ज़ाहिर है स्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं और वोकेबलरी के हवाले से अगर हम देखें तो वोकेबलरी में तो काफ़ी हमें एविडेंस मिलती है कि जो एक ओरिजिन है लैंग्वेजेस का, वो ओरिजिन तकरीबन एक ही है। ठीक है, सो हम चंद वर्ड्स का एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि उनके अंदर साउंड्स जो हैं वो मिलती जुलती हैं, और उससे फिर लिंग्विस्ट जो हैं वो डिड्यूस ये करते हैं कि ऑल दीज लैंग्वेजेस दे आर जेनेटिकली रिलेटेड, और इनका जो ओरिजिन है वो सेम नेचर का है। सो इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे से पहले जो है वो द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीच है, कि जो साउंड्स हैं अल्फाज के, उनके अंदर कैसे तब्दीली आई। उसके बाद हम बात करेंगे डायलेक्ट कैसे चेंज हुए, संस्कृत की अहमियत जो है उसको हम देखेंगे, और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं उनके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा आपको। ठीक है, अब स्पीच जो है यानी कि जो गुफ्तगू है, जिस तरीके से हम अल्फाज अदा करते हैं, वो अल्फाज की अदायगी जो है वो मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसके साथ तब्दील होती रहती है। और इवन के अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें तो एक फैमिली के जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी एक वर्ड को सेम तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते, उसकी अदायगी उस तरीके से नहीं होती, रादर हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी वेरिएशन होती है। और ये जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इडियोलैक्ट। सोशियो लिंग्विस्टिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम इडियोलैक्ट कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है जिस तरीके से वो अल्फाज को अदा करता है, जो उसकी पर्सनल वेरिएशन है, वो इडियोलेक्ट कहलाता है। तो हर एक इंडिविजुअल जो है उसका अल्फाज को अदा करने का एक जो है वो डिफरेंस यकीनन होता है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक जो कम्युनिटी है, जो उनकी स्पीच है, उसमें रिजेम्बलेंस पाई जाती है। ठीक है, आप चाहे जहाँ चले जाएं, कराची चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वो मुश्तरक चीज़ें ज़बान के अंदर, पर्टिकुलरली अगर आप उर्दू की बात करें तो आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज जो है ये डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि अल्फाज को अदा कैसे किया जा रहा है। ठीक है, और जिन अल्फाज को जिस तरीके से अदा किया जा रहा है, फिर उन अल्फाज को उसी तरीके से लिखा भी जा रहा होता है। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपको पोप की पोइट्री से दी गई है नीचे, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल के एनालिसिस के बाद हम ये देख सकते हैं कि एक चेंज है। ठीक है, कि एक तब्दीली है, जो स्पीच है या जो प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स है, जो उस दौर में जिस तरीके से वर्ड्स को प्रोनंसिएट किया जा रहा था और जिस तरीके से आज अल्फाज की जो वो अदायगी है उसके अंदर हमें वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। अब हालांकि ये चेंज जो है ये ऐसे नहीं होता कि ये यकदम आ गया कि आज जो है वो मैं एक लफ्ज़ को एक तरीके से अदा कर रहा हूँ और कल जो है वो सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं उस वर्ड को जो है वो दूसरे तरीके से अदा करूंगा। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट, रादर ये चेंज जो होता है ग्रेजुअल होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीली होती रहती है, और इसकी प्रोग्रेस इतनी स्लो होती है कि हमारे ये चीज़ जो है वो नोटिस में नहीं आती। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू कंपेयर अ पर्सन स्पीकिंग 100 years ago with the person who is speaking now, so you are going to find a clear cut distinction between the way these two people will be speaking। ठीक है, पुरानी मूवीज़ अब ज़ाहिर रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, सो इफ़ यू गो 100 years अगो और आप उस एज की मूवीज़ उठा के देखें और उनके वर्ड्स का आप जो है वो
कंपैरिजन करें आज के प्रोनाउंसिएशन से तो आपको डिफरेंसेस यकीनन जो है वो उसमें नज़र आएंगे, ठीक है। अब अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री की एग्जांपल दी गई है, हु वाज राइटिंग इन 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी में रिलेटिवली इंग्लिश जो थी वो तकरीबन मॉडर्न जो है वो सेंस इख्तियार कर चुकी थी, वही इंग्लिश थी जिसको हम आज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अलेक्जेंडर पोप का आपको पता है कि ये क्लासिकल पोइट था, इसने हीरोइक कपलेट में लिखा है। हीरोइक कपलेट क्या होता है कि दो लाइंस होती हैं और दोनों लाइंस के एक तो वो हम वज़न होती हैं यानी कि इयैम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, और फिर उनके जो आखिरी टू वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं कि जिनकी आवाज़ जो है वो मिलती जुलती है। तो अब ये बड़ी मशहूर उसकी लाइन है, टू अर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो उसने लाइन जोड़ी है वो है, गुड नेचर एंड गुड सेंस मस्ट इवन, अगर हम इस वर्ड को JOIN को पढ़ें, ज्वाइन, तो ज्वाइन का वर्ड जो है वो डिवाइन के साथ राइम नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अलेक्जेंडर पोप के दौर में इस वर्ड को जाइन पढ़ा जाता था, ठीक है। और जब आप जाइन करेंगे तो फिर वो डिवाइन और जाइन, ठीक है, आइन और आइन आपस में मैच करते हैं, उनकी साउंड्स मैच करती है। अगर आप उसको जॉइन पढ़ेंगे तो वो फिर जो रिदम है, चूंकि स्ट्रिक्टली आपको पता है ना क्लासिकल पोइट था और ये बड़े स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट था, और मोस्ट प्रोबेबली जॉइन जो है उसको जाइन पढ़ा जाता था उस दौर में, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में से ही ली गई है, हेयर दाउ ग्रेट एना whom three realms obey। अब ओबे का वर्ड आ गया, ठीक है। दो समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी, अब ये ओबे जो है ये टी के साथ राइम नहीं करता, लेकिन हमें पता है कि अलेक्जेंडर पोप इज अ क्लासिकल पोइट and he would not have compromised on the rhyme and the rhythm, ठीक है। so ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो अगेन व्हाट हैपेंस इज कि उस दौर में या तो उबे को जो है वो उबी पढ़ा जाता था या फिर टी जो है उसको टे पढ़ा जाता था। मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक टी जो है इट वाज प्रोनाउंस्ड एज थे, ठीक है, ओबे थे। अब ये आपस में बैलेंस है, रिदम है और राइम स्कीम जो है, जो हीरोइक कपलेट की पहचान है कि दोनों आखिरी जो अल्फाज हैं दोनों लाइंस के वो आपस में राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए। सो इफ वी प्रोनाउंस टी एज थे, सो इट मींस के अब इसके अंदर राइम स्कीम जो है वो डेवलप हो चुकी है। सो इट मींस के ये वर्ड जो था इन 18th सेंचुरी इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट थी। आज हम इसको टी पढ़ते हैं, आज हम इसको टे तो नहीं पढ़ते। तो इसी तरीके से और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिखी हैं इसी की पोप की पोएट्री में से, ठीक है। उसने फुल को जो है FULL फुल को रूल के साथ राइम किया है, ठीक है। अब या तो रूल को रोल पढ़ा जाता था या फिर फुल को फूल पढ़ा जाता था, ठीक है, फूल। सो चेंज जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से गिव को उसने बिलीव के साथ राइम स्कीम के अंदर यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि गिव को गिव पढ़ा जाता था, ठीक है, गिव, बिलीव, या फिर अगर आपने अल्टरनेट करना है तो फिर गिव और बिलीव होगा, ठीक है। लेकिन बिलीव लगता नहीं कि बिलीव पढ़ा जाएगा, बिलीव ही होगा, और इधर फिर ये गिव होगा। अच्छा, इसी तरीके से रिजर्व जो है इसको स्टाफ के साथ राइम किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि रिजर्व पढ़ा जाता था और स्टाफ और रिजर्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स आपस में राइम होते थे। इसी तरीके से ग्लास का वर्ड है तो इसको प्लेस के साथ राइम किया गया है। अब हम यही कह सकते हैं कि ग्लास को ग्लेस पढ़ा जाता था या फिर प्लेस को प्लास पढ़ा जाता था। मतलब कि दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि ज़ाहिर अलेक्जेंडर
पोप ने पोइट्री के अंदर इसको राइमिंग वर्ड्स के तौर पे यूज़ किया है, सो इट मीन्स कि एक वर्ड जो है इनमें से उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुका है। इसी तरीके से ईयर और रिपेयर, तो मतलब कि ईयर नहीं पढ़ा जाता था, एयर पढ़ा जाता था। लॉस्ट है और बोस्ट है, तो इसका मतलब ये कि लोस्ट पढ़ा जाता था, लॉस्ट नहीं पढ़ा जाता था। आज हमने जो वॉवल साउंड है उसको चेंज कर दिया है। थॉट है और फॉल्ट है, ठीक है, इसमें भी अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ जो चेंज है, क्योंकि आज ये वर्ड्स जो हैं ये राइम नहीं करते। ऑब्लाइज्ड है और बिसीज्ड है, मतलब ये है कि ऑब्लाइज्ड को ओब्लीज्ड पढ़ा जाता था, ठीक है। जब आपने राइम करना है ना, तो इस तरीके से जो लिंग्विस्ट्स हैं वो ट्रेस करते हैं द चेंज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, किस तरीके से वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर तब्दीली आई है। तो एक पोइट की पोइट्री जो है उससे आपको इतना मटेरियल मिल गया है कि आप ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो आल्टर हो चुका है। इट इज़ नो लॉन्गर द सेम प्रोनाउंसिएशन दैट वाज यूज्ड इन दैट टाइम पीरियड। ओके, सो अब ये जो सारी हमारी डिस्कशन थी, इससे प्रूव ये होता है कि एक ना एक वर्ड जो है उसने अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज किया है। तो कोई एक हो सकता है, ठीक है, या पहले टेबल का चेंज है ये, या दूसरे टेबल का चेंज है, या फिर हो सकता है कि आधे वर्ड्स का इधर से चेंज हुआ हो, आधे वर्ड्स का उधर से चेंज हुआ हो, ठीक है। और अगर आज हम आज के दौर में पोर्ट्री लिखना चाहें, so according to the norms or of this age या this time period, अब ये वर्ड्स जो हैं इनको राइमिंग वर्ड्स के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है किंग एल्फर्ड की। किंग एल्फर्ड ही लिव्ड फ्रॉम 870, he ruled from 871 to 899, और he was also a literary fellow। तो किंग एल्फर्ड जो था, ही वाज अ लर्नेड फेलो, इसको इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा राइटिंग के अंदर, एंड ही वाज द सन ऑफ द फेमस किंग एथल वुल्फ। एथल वुल्फ जो था, ही वाज फाइटिंग द वाइकिंग्स, और इसके हवाले से जो वाइकिंग्स का सीज़न है ना, अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको एथल वुल्फ जो है ही इज़ सीन एज एन एक्टर, ठीक है। सो लिटरी फेलो था, लिखने का शौक था, तो इसने कोड ऑफ द लॉ जो है उस एज का वो भी लिखा। इसके अलावा 4 किताबों की इसने जो थी वो ट्रांसलेशन की। ये चारों किताबें जो हैं जिनकी उन्होंने ट्रांसलेशन की, ये रिलीजियस नेचर की हैं। इसमें सेंट अगस्टाइन, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 6th सेंचुरी में आते हैं इंग्लैंड के अंदर, और क्रिश्चियन का फैलाव करते हैं, ठीक है, और लेटिन लैंग्वेज को अपने साथ लेकर आते हैं। सेंट अगस्टाइन की जो सोलिलिकीज़ हैं या जो उनकी गुफ्तगू है उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा जो रिलीजियस नेचर की काफ़ी और किताबें थी, स्लैम्स वगैरह हो गए, इनको इन्होंने ट्रांसलेट किया किंग एल्फर्ड ने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो जब वो अपनी ट्रांसलेशन के अंदर जो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बोन के लिए वो BAN का स्पेलिंग्स यूज़ करते हैं, और ये ए के ऊपर फोकस है तो ये बान बनेगा, ठीक है। और हाउ को HOW को HU लिखते हैं, और हाई को HIGH आज हम लिखते हैं, तो उन्होंने ही HEAH लिखा है, ठीक है। सो इससे रिफ्लेक्शन यही होती है कि किस तरीके से स्पेलिंग्स जो हैं दे हैव चेंज्ड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और किस तरीके से लॉन्ग वॉवल्स जो हैं पर्टिकुलरली वो अल्टर हुए हैं, उनके अंदर तब्दीली आई है, और उनकी जो लॉन्ग वॉवल्स के अंदर तब्दीली है उसकी वजह से जो अल्फाज हैं पर्टिकुलरली उनका प्रोनाउंसिएशन जो है उसके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट आया है कि वो उस इम्पैक्ट ने इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। So this is the first section of second unit, and I hope that I have made the things clear to you and you have understood these things. Okay.
So thank you so much for listening. Take care. Allah.